Hey guys, this is me Rabi here. This is Miyazu here. You guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। आज थोड़ा भी गेम ज्वाइन कर लो। हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसके लिए स्पेशली हमें एक ईमेल आई थी और ये वीडियो का लिंक भेजा गया था। वो बहुत और हमें आप जो और भी कमेंट्स कर सकते हैं, जिसको भी अपनी वीडियो पे रिएक्शन देना चाहता है कि हमें ईमेल कर दिया करें, कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें, लेकिन ज्यादा बेहतर आप ईमेल करते हैं, कमेंट्स के अंदर लिंक नहीं आता ना। तो वो वीडियो जो हमारे सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है, तो वो वीडियो का टाइटल है व्हाई वाज बॉम्बे स्प्लिट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो ये देखते हैं। हमें तो पहले भी नहीं पता था कि ये महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड हुआ था, तो ये अब देखते हैं और देखते हैं कि हुआ क्यों था। इन फोटोज पर नजर डालिए। ये है नवाबपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन बहुत ही एक अनोखी जगह में है, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर। एक्चुअली ये बॉर्डर इस बेंच के बीच से जाती है। जो स्टेशन का टिकट काउंटर और पुलिस स्टेशन है वो महाराष्ट्र में है, जबकि वेटिंग रूम, टॉयलेट्स और स्टेशन मास्टर का ऑफिस गुजरात की साइड में है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्टेशन के बारे में कि स्टेशन के डिफरेंट हिस्सों पर डिफरेंट स्टेट लॉज अप्लाई करते हैं। एक जगह दारू पीना लीगल है और एक जगह नहीं। अगर आप बेंच की महाराष्ट्र साइड में हो तो आप दारू पी सकते हो, पर गुजरात साइड में नहीं। पर क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोनों महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट में थे और तब इस स्टेट का नाम था बॉम्बे। पर अब ऐसा नहीं है, तो ये दोनों स्टेट्स ऑपरेशन को समझने के लिए हमें बॉम्बे की हिस्ट्री समझनी होगी। बॉम्बे शहर की नहीं बल्कि बॉम्बे स्टेट की। तो चलते हैं ईयर 1661 में। इस साल के दौरान पोर्चुगल की प्रिंसेस कैथरीन की शादी हो रही थी इंग्लैंड के किंग्स चार्ल्स II से। अब उस जमाने में अंग्रेजों के बीच में डावरी बहुत कॉमन थी, तो प्रिंसेस कैथरीन की फैमिली को इंग्लिश रॉयल्टी को कुछ देना था उनकी शादी के लिए, और उन्होंने दहेज में क्या दिया? बॉम्बे के आइलैंड्स, जो उस समय पोर्चुगीज ओन करते थे। जब अंग्रेजों के बॉम्बे के आइलैंड्स मिले, उनको ये रियलाइज हुआ कि इन आइलैंड्स को मैनेज करना इतना प्रॉफिटेबल है नहीं, तो क्यों ना हम इसको लीज पर दे दें एक कंपनी को, और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए 27 मार्च 1668 को किंग्स चार्ल्स II ने डिक्लेयर किया कि अब बॉम्बे का कंट्रोल होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, जो सालाना रेंट देंगे 1000 रुपए से कम का, अगर हम करंट एक्सचेंज रेट्स की बात करें। और इसी के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश करी गई थी। 1857 की सिपाही म्यूटिनी के बाद अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि अब इंडिया का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं होना चाहिए बल्कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर होना चाहिए। इसी के साथ फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। अगले 60-70 सालों के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का साइज बढ़ता गया, क्योंकि उसमें कई पार्ट्स इंक्लूडेड थे। मॉडर्न डे महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्दर्न कर्नाटका, पाकिस्तान का सिंध, और आप मानोगे नहीं, इवन यमन का एक पार्ट। अब इस टाइम के दौरान बॉम्बे की रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हुई। 1935 में यमन का पार्ट सबसे पहले चले गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, और उसके साथ ही साथ कई और चेंजेस हुए। जैसे अगले साल सिंध का पार्ट सेपरेट हो गया। इस समय बॉम्बे एक मल्टी कल्चरल सिटी थी। जब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थी, उनका मकसद था कि बॉम्बे शहर को ट्रेड और कॉमर्स का एक सेंटर बना दिया जाए। इस चीज की वजह से उन्होंने गुजरात की कई ट्रेडिंग कम्युनिटीज जैसे पारसीज, बनिया और बोरास को बॉम्बे मूव करने के लिए कहा। ये इस वजह से था क्योंकि अंग्रेजों के बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप थे इन कम्युनिटी के साथ, जिसके पीछे कारण था कि वेस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर्स बॉम्बे से पहले सूरत होता था। इन गुजराती कम्युनिटीज का एक बहुत सॉलिड बिजनेस नेटवर्क था, और अंग्रेज मानते थे कि इस बिजनेस नेटवर्क से वो बॉम्बे को और डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ गुजराती ट्रेडर्स की एक रेपुटेशन थी कि वो बहुत भरोसेमंद थे, वो ट्रस्टवर्दी थे, और गुजरातीज ने ट्रस्ट कमाया जब उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी उनके ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो जहाँ बॉम्बे में गुजरातीज बिजनेस एलीट थे, जो कई लेबरर्स थे, वो बेसिकली मराठी थे। इसके पीछे कारण था कि मराठी सोसाइटी में लिटरेसी रेट गुजराती सोसाइटी के कंपैरिजन से कम थी। अब इस टाइम में जहाँ कई गुजराती एलिट्स बॉम्बे मूव कर रहे थे, वही कई किलोमीटर दूर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे।
और उनका मानना था कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है हमारे देश में। पर बॉम्बे स्टेट के मराठी स्पीकिंग रीजन्स में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, जिन्होंने एक डिमांड स्टार्ट कर दी थी यूनाइटेड महाराष्ट्र की, जिसका कैपिटल बॉम्बे होगा। Rioting breaks out in Bombay. The Marathas are one of the main racial groups in this huge cosmopolitan city. They want Bombay included in the new Maharashtra state. वही गुजराती कम्युनिटीज के बीच इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं थी एक सेपरेट गुजराती स्टेट के लिए। कुछ लोग महागुजरात के कॉन्सेप्ट के बारे में बात जरूर कर रहे थे, पर बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। ये इसलिए था क्योंकि कई गुजराती एलिट्स का एक बहुत बड़ा लगाव हो गया था बॉम्बे शहर से। बॉम्बे का शहर उनकी एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी था और वो उस पर कंट्रोल खोना नहीं चाहते थे। पर देश के दूसरे भागों में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड बढ़ने लग गई थी, स्पेशली जब बिहार से सेपरेट एक नई उड़ीसा की स्टेट बनाई गई लैंग्वेज के बेसिस पर 1936 में। कई पॉपुलर लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक एक्चुअली चाहते थे कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस में बनाएंगे तो कांग्रेस का जो मैसेज है वो उनकी ही भाषा में सब तक पहुंच सकता है। इसलिए इंडियन सरकार ने फिर एक कमीशन अपॉइंट किया 1948 में, जिनके चेयरमैन थे एसके धार, और इस कमीशन की जिम्मेदारी थी इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करने की। ये कमेटी फिर बॉम्बे शहर के बारे में डिस्कस करने लग गई। कई लोग महाराष्ट्र स्टेट तो चाहते थे, पर वो ये नहीं चाहते थे कि बॉम्बे का शहर महाराष्ट्र से अलग हो जाए। B.R. अम्बेडकर ने आर्ग्यू किया कि महाराष्ट्र और बॉम्बे वन और इंटीग्रल है। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का भी यही मानना था। जबकि गुजराती, पारसी और कच्चे बिजनेसमैन जिनकी कई ट्रेडिंग एक्टिविटीज बॉम्बे शहर में थी, उन्होंने कहा कि बॉम्बे शहर को एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए जिसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले। उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि उन जैसे बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉम्बे शहर की ग्रोथ के पीछे। उन्होंने कहा कि मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन बॉम्बे शहर में बस 36% ही है और इस शहर की डोमिनेंट ट्रेड लैंग्वेज गुजराती है। जो एसके धर के अंडर कमेटी बनाई गई थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जांची और फिर 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक रिपोर्ट सबमिट करी, जहां उन्होंने कहा कि को लिंग्विस्टिक लाइंस पर डिवाइड करना सही नहीं रहेगा। इसकी वजह से जो बॉम्बे स्टेट थी वो अनडिवाइडेड ही रही। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ज्यादा कंफ्यूज ना हो बॉम्बे शहर और बॉम्बे स्टेट के बीच, क्योंकि वो दोनों चीजें अलग अलग है। पर 1953 में एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड फिर वापस बढ़ गई। ये है पोत्ती श्रीरामुलु, जिन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ अनाउंस किया जब तक दूसरी आंध्रा स्टेट नहीं बनेगी। इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू को तेलुगु लोगों की डिमांड फुलफिल करनी पड़ी। वो था एक नई स्टेट बनाना मद्रास स्टेट से, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और जैसे हम जानते हैं फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की स्टेट बनी, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी। अगर आप तेलंगाना की हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो जरूर रेकमेंड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन के बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड फिर और बढ़ गई बॉम्बे स्टेट और दूसरी स्टेट्स में। इस कार्टून से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पर कितना प्रेशर था ऐसी स्टेट्स बनाने के लिए। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करना कि इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स होनी चाहिए या नहीं, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट था। एक ऐसा इशू था जहाँ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्री करते थे, पर ऐसे कई और भी इश्यूज थे जहाँ वो डिसएग्री करते थे। आज के दौर में उनका रिलेशनशिप एक्चुअली एक पॉलिटिकल इशू हो गया है, पर हम में से कई लोग एक्चुअली जानते नहीं है कि उनके व्यूज थे क्या। अगर आप उनके डिसएग्रीमेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक। इसका नाम है इंडिया अनकवर्ड, इसको आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। इन्होंने हमें सपोर्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए। ये ऑडियो बुक करीब 1 घंटे लंबी है और इसमें 4 एपिसोड्स है जिनका पूरा फोकस नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर ही है। कुकू FM की बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपके और आपकी फैमिली के लिए नॉलेज को एक्सेसिबल बना रही है, क्योंकि आप बहुत कम टाइम में एक ऑडियो बुक को कवर कर सकते हो और इसके अलावा इसकी दाम भी बहुत कॉस्ट फ्रेंडली है। कुकू FM का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, जो एक फिजिकल किताब की कॉस्ट से भी कम है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके लिए 50% डिस्काउंट भी है अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे तो इस ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी वजह से उन्होंने एक और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। अब वापस संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का मानना था कि महाराष्ट्र स्टेट बननी चाहिए और बॉम्बे उस स्टेट का कैपिटल होना चाहिए। पर बॉम्बे सिटीजन कमेटी, इसमें कई प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स थे जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा और रमेश्वर दास बिरला,
उन्होंने कहा कि बॉम्बे महाराष्ट्र स्टेट में नहीं होना चाहिए। उनका ये डर था कि अगर बॉम्बे महाराष्ट्र में चले जाएगा तो संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बॉम्बे शहर की रिसोर्सेज यूज करेगी महाराष्ट्र के दूसरे पार्ट्स को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचे। 1955 में गवर्नमेंट की कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जहां उन्होंने प्रपोज किया कि बॉम्बे एक बायलिंगुअल स्टेट होगी, यानी कि जिसमें मराठी और गुजराती स्पीकिंग रीजन्स होंगे। और उन्होंने स्टेट की बाउंड्रीज बढ़ा दी, मराठी स्पीकिंग मराठवाड़ा रीजन को इंक्लूड करके और गुजराती स्पीकिंग सौराष्ट्र और कच्छ रीजन्स को इंक्लूड करके। पर उन्होंने ये कहा कि मराठी स्पीकिंग विदर्भा रीजन की एक सेपरेट स्टेट बननी चाहिए। पर इस बात से कई मराठी लोग गुस्से में आए, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और फिर अपना एक दूसरा सोल्यूशन प्रपोज किया, जहां एक महाराष्ट्र स्टेट बनेगी जिसमें विदर्भा होगा, गुजरात स्टेट बनेगी जहां सौराष्ट्र और कच्छ होगा, और बॉम्बे शहर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। पर इससे एक संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट खुश नहीं थी। इस मूवमेंट ने अक्यूज किया कि मोरारजी देसाई, जो तब बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे और इस प्लान को सपोर्ट कर रहे थे, वो पार्शियल थे क्योंकि वो खुद गुजराती थे। तब के इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख ने सरकार से रिजाइन कर दिया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे के अमीर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस वजह से कई वायलेंट प्रोटेस्ट हुई और पुलिस ने ओपन फायरिंग भी करी। बेसिकली एक लड़ाई स्टार्ट हो गई बॉम्बे शहर के लिए गुजराती बिजनेसमैन और मराठी आम जनता के बीच। इन प्रोटेस्ट के दौरान गुजराती लोगों के घर और दुकानें जलाई गई। कई गुजराती बॉम्बे से बाहर जाने के लिए शिप्स में गुजरात के कच्छ रीजन तक जाने लगे, जहां बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट को ब्लेम कर रहे थे। वहीं ये मूवमेंट मोरारजी देसाई को ब्लेम कर रही थी शहर में वायलेंस की वजह से। इन प्रोटेस्ट की वजह से ही फिर सेंटर ने डिसाइड किया कि बॉम्बे स्टेट को डिवाइड नहीं किया जाएगा। इसलिए बॉम्बे स्टेट में विदर्भा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ जैसे रीजन्स भी थे। पर इसको देखकर अब गुजराती स्पीकिंग एरियाज में प्रोटेस्ट होने लग गई, स्पेशली अहमदाबाद में। पर कुछ महीने बाद कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि उनको बॉम्बे को डिवाइड करना ही होगा, स्पेशली जब 1957 के लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। इस समय के दौरान महागुजरात जनता परिषद की एक डिमांड भी स्टार्ट हो गई एक सेपरेट गुजराती स्टेट के लिए। अब जब बॉम्बे स्टेट के गुजरात रीजन में दंगे स्टार्ट हुए, इसके साथ ही साथ मराठा स्पीकिंग रीजन्स में भी दंगे स्टार्ट हो गए गुजरातीज के खिलाफ। मोर इम्पोर्टेंटली वो गुजराती जो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, उनको रियलाइज हुआ कि अगर उनको एक नई गुजराती स्टेट चाहिए अपने लिए, तो उनके लिए बॉम्बे शहर भी डिमांड करना मुश्किल होगा। इसी वजह से संयुक्त महाराष्ट्र परिषद और महागुजरात जनता परिषद दोनों ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी और गुजराती साइड ने एक्सेप्ट कर लिया कि बॉम्बे शहर महाराष्ट्र में इंक्लूडेड होगा। इसके पीछे एक मेजर कारण था कि बॉम्बे में मोस्ट लोग मराठी थे और जियोग्राफिकली स्पीकिंग भी बॉम्बे महाराष्ट्र का ही भाग था। पर उन्होंने कुछ डिमांड भी मांगी कि लैंग्वेज के बेसिस पर बॉम्बे शहर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया गुजरात और महाराष्ट्र बनाने के लिए। वो बॉर्डर एरियाज जिन पर दोनों ही स्टेट्स का क्लेम था, जैसे डांग डिस्ट्रिक्ट, उनको गुजरात में इंक्लूड किया गया बॉम्बे शहर के लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए। इसके साथ ये भी डिसाइड किया गया कि महाराष्ट्र गुजरात को फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करेगा अपना नया कैपिटल डेवलप करने के लिए। अब सारे गुजरातीज इस डिसीजन से खुश नहीं थे कि बॉम्बे शहर के पीछे उनका एक बड़ा हाथ रहा है। अब हर साल 1 मई को दोनों ही स्टेट्स अपना स्टेट डे सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात की परेड्स होती हैं साबरमती वाटरफॉल में, जबकि महाराष्ट्र में ये परेड्स होती है शिवाजी पार्क में। और आज भी कई गुजराती लोग बॉम्बे शहर में मौजूद हैं। इनफैक्ट पूरे देश में बॉम्बे वो शहर है जिसमें 5th लार्जेस्ट गुजराती पॉपुलेशन है। और शायद हमें ये याद रखना चाहिए कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो गुजराती कैपिटल और मराठी लेबर से बना है। और एक सवाल जो शायद आपका होगा वो है कि बॉम्बे और गुजरात को डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, क्या ये सेपरेशन जरूरी थी भी? और इसका जवाब है हाँ, फायदा जरूर हुआ। रामचंद्र गुहा ने अपने एक आर्टिकल में डिटेल में बताया कि कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने से उल्टा इंडिया की यूनिटी और बढ़ी है और इंडिया वो चीजें एस्केप कर पाया है जो हमें पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने को मिली है। श्रीलंका में एक सिविल वॉर देखने को मिली हमें तमिल्स और सिन्हलीज के बीच, जब सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया। वही पाकिस्तान 1971 में डिवाइड हो गया क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी और उर्दू स्पीकर्स ईस्ट पाकिस्तान के बंगालीज के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। रामचंद्र गुहा का मानना है कि अगर बॉम्बे स्टेट अनडिवाइडेड रहता तो बहुत मुश्किल होता ये नेगोशिएट करना कि गुजराती सेंटिमेंट्स क्या हैं और मराठी सेंटिमेंट्स क्या हैं और इन दोनों कम्युनिटीज को कौन रूल करेगा। जबकि आज हम देख सकते हैं कि दोनों ही महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत डेवलपमेंट हुई है और आज ये दोनों स्टेट्स हमारे देश के फाइनेंशियल पिलर्स हैं।
So guys, this was the video why was Bombay split into Maharashtra and Gujarat. और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इसमें पूरी डिटेल में तफसील से बताया गया है और एक शायद हमें नहीं पता ये अच्छी चीज़ थी या बुरी चीज़ थी, तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन देखने में तो ये लग रहा है कि ऑब्वियसली लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया और वो कहते ये कह रहे हैं कि उनके लिए अच्छा हुआ बिकॉज उसके वरना ना होता तो जिस तरह श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो इधर भी हो सकता था वो चीज़। तो ये है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स थे इंडिया के, गुजरातीज के और महाराष्ट्रों के, वो तो थे बहुत ज़्यादा इनके साथ, बॉम्बे के साथ, क्योंकि इन्होंने मुंबई सिटी को बनाया था, उस सिटी को बनाया था मिलके, तो सारा बिजनेस हब वगैरह वो बॉम्बे था उनका। तो ऑब्वियसली फिर गुजरातीज को ऑब्वियसली वो छोड़ना पड़ा, वो माइग्रेट करके गुजरात में चले गए और फिर महाराष्ट्र वाले वहाँ पर आ गए, जो वो तो वैसे वहाँ पर रहते थे। तो ये चीज़ थी, एक सोल्यूशन निकाल दिया था मेरे ख्याल से, वो फायदेमंद ही साबित हुआ इन लोगों के लिए, क्योंकि अब दोनों जो हैं स्टेट्स वो अपनी अपनी जगह पर तरक्की कर रहे हैं, डेवलप्ड है। तो अगर वो उस वक्त ना होता तो शायद फिर हो सकता कि कुछ क्लैशेस वगैरह आते रहते और आपस के वो इश्यूज रहते हमेशा और क्योसी सिचुएशन रहती। तो ये करने से जरा एक ही पीसफुल सिचुएशन हो गई और वो अपनी जगह पर ग्रो करने लग गए और ये लोग अपनी जगह पर ग्रो करने लगे और फिर एक साथ फायदा एज अ नेशन हो गया। दोनों ने जो गुजरात को कंपनसेशन भी दी गई कि जो के इनमें जो इलाके थे जिन पे दोनों का तहफुजात थे, इश्यूज थे, तो वो उन्होंने गुजरात को दे दिए ताकि कंपनसेट हो जाए और इस तरह उन्होंने बॉम्बे को ले लिया, महाराष्ट्र में आ गया और इस तरह सोल्यूशन किया गया। और इसके लिए बहुत से इंडियन जो है पॉलिटिशियन का बड़ा हाथ होगा, कितनी मेहनतें थी, कितनी सोच थी जिसके बेसिस के ऊपर ये किया गया, बिकॉज ये आसान काम होता नहीं है, बिकॉज में मिलियन ऑफ पीपल रहते हैं इन स्टेट्स के अंदर, तो फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है और पॉलिटिशियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उन्होंने बाद में वोट भी उनसे लेना होता है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया कि जो अभी तक चल रहा है कारआमद साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो उनके लिए हुई एज पर द वीडियो। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमें रिक्वेस्ट की गई थी वीडियो का पे रिएक्शन देने के लिए, हमें ईमेल आई थी स्पेशली इस वीडियो पे रिएक्शन के लिए, तो हमने आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। अगर आप में से किसी को भी कोई वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम ज़रूर रिएक्शन देंगे। और हम आपकी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं तो लाइक करें हमारी वीडियोस को, शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।